दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स होने बहुत कम महीने बाकी है, तो आपका काम यही है, कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए। उसके बाद डेफिनेटली आपको एटलीस्ट अप्रैल और मई कंप्लीट मंथ आपको टेस्ट सीरीज़ पे देना होगा। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे नहीं, वो नहीं वर्क होगा। ओके, आपकी प्रिपरेशन ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, वो प्रीलिम्स एंड मेंस कम्स है। ओके, आपको और पीएसआईआर ऑप्शनल भी मैं इसमें पढ़ा दूंगा अगर ऑप्शनल पीएसआईआर है तो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। आप रिपब्लिक डे को मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वेरी चैरिज्मेटिक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, ओके, इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन अवर कंट्री टू। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फर्स्ट टर्म में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और सेकंड टर्म में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ ये हिंदू न्यूज़पेपर में एक प्रीमियम टॉपिक की तरह मेंशन की हुई है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, ये गवर्नमेंट की का अमेंडमेंट कितने बार हुई है और किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव और पॉलिसी जा रहा है, हमें आराम से मालूम होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जुडिशियरी के एरिया में, टैक्स के एरिया में, फॉरेन रिफॉर्म्स के एरिया में। ओके, ये जो तीन एरियाज़ हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के पहले टर्म में सेंट्रल स्टेज पे थे। मतलब अगर वो पॉलिसी निकालते थे तो वो जुडिशरी या टैक्स या आप समझ सकते हैं फॉरेन रिफॉर्म्स से इस पर ज़्यादा ध्यान था पहले टर्म में। सेकंड टर्म की भी बात करेंगे अपन पार्ट 2 में, तो पहले टर्म में हम देख लेंगे ओके क्या हुआ था। ठीक है, सो सबसे पहला यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ था, ओके एक ही छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देख लेंगे बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ इनसाइट्स। इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 77th रिपब्लिक डे, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया है। ओके, इट्स फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं और इंदिरा गांधी जी के जो 16 साल के टेन्यूर में हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए थे, ओके विच इज़ 29 अमेंडमेंट्स हुए थे। ठीक है, और वाइल चंद्रशेखर पीएम चंद्रशेखर के टाइम पे 7 मंथ उनका जो टेन्यूर था, वहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था। मीन सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स इंदिरा गांधी जी के पीरियड में हुए थे और सबसे कम अमेंडमेंट्स चंद्रशेखर जी के पीरियड में हुए थे। अभी जो हमारे करंट पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनके टर्म में अभी तक 8 अमेंडमेंट्स हुए हैं और बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसके हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। मोदी जी के 11 साल के टेन्यूर में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं पहले टर्म में। ओके, और पहले टर्म में 5 हुए हैं, दूसरे टर्म में 3 हुए हैं, तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं 8 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने किए हैं। जो 99th अमेंडमेंट है, जो कि मोदी गवर्नमेंट का पहला अटेम्प्ट था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शुरू हुआ था। तो पहला अमेंडमेंट मोदी जी के टेन्यूर में 99th अमेंडमेंट था, जहां पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया गया था कि जो जुडिशरी, जो हाई कोर्ट में जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते ना, इनकी अपॉइंटमेंट जुडिशरी ही ना करे, इनमें और बाहर के लोग भी होने चाहिए। बिकॉज अगर जुडिशरी में करते हैं तो जुडिशरी में अगर करेंगे तो और जज का बेटा रिकमेंड किया जा सकता है, चीफ जस्टिस का बेटा जज के ऐसे रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट यहाँ पे ट्रांसपेरेंस नहीं होंगे और किसी और बाहर के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो हम ये समझ सकते हैं ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। एम सिंह हो रही है, नहीं हो रही है, वी डू नॉट हैव डेटा ऑन इट, बट हो सकती है। तो ये चीज़ तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मोदी जी ने जब फर्स्ट टेन्यूर में जब आए थे 2014 और 2019 के जो पहले टर्म में थे, उन्होंने पहला अमेंडमेंट किया था 99th अमेंडमेंट, जो कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स है ना, वो अपॉइंटमेंट्स में बदलाव लाने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। और ये एनजेएसी देखेगा कि रिक्रूट किस तरीके से किए जाएंगे जजेस, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और किस तरीके से होगा, अगर उनको ट्रांसफ़र करना है तो किस तरीके से किया जाएगा ट्रांसफ़र उनका। ओके, और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिप्लेस किया जाएगा बाय द प्रेजेंट कोलेजियन सिस्टम। कोलेजियन सिस्टम में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस होते हैं। ये पूरे डिसाइड करते हैं कि जजेस कौन आने चाहिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यही डिसाइड करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो इस तरीके से, बट रिकमेंडेशन यहाँ पे भी होता है, इन्हों जो लिस्ट देते हैं वही लिस्ट पे इनको काम करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। वही तो सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इनिशियल जो अमेंडमेंट डील हुई थी, ओके, विद रिगार्ड टू जुडिशियल अमेंडमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद बांग्लादेश और ऊपर से टैक्सेशन में भी बहुत ज़्यादा
बदलाव लाया है मोदी जी ने उनके टेन्यूर में। बाकी के जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो अमेंडमेंट बेसिकली सोशल एम्पावरमेंट के लिए थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थे, ओबीसीज के लिए थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और वुमेन के लिए किए गए थे। ठीक है, चलो एक के बाद देखेंगे इनके पहले टर्म में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे और उसका क्या नतीजा, और आप देख सकते हो उसका परिणाम क्या हुआ है। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में आया था। मोदी जी जिस तरीके से फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे थे तभी ये अमेंडमेंट लेके आए थे। ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये मोदी जी के दिमाग से निकली हुई चीज़ नहीं है, उनका ये इनोवेशन नहीं है। ऑलरेडी वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट थी 1990 में, नेशनल जुडिशियल कमीशन वहीं पे प्रपोज किया गया था, बट वो पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में बिकॉज ऑफ वेरियस आर्गूमेंट्स। ओके, 2003 में भी वाजपेयी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 5 मेंबर एक पैनल बनाएंगे, जो पैनल में चीफ जस्टिस होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे और एक एमिनेंट सिटीजन को भी रखेंगे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, जिसको भी हम हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में कोलिजियन सिस्टम नहीं, यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर और एक एमिनेंट जज, ये 2 चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकमेंड की गई थी भाई अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी के पूरे तो सेम है। ये 2 चीज़ें अपॉइंटमेंट्स के लिए इन दोनों को भी लाना ज़रूरी है, इस तरीके से अटल जी ने लाया था ये एक्ट। ओके, अपॉइंटमेंट फाइन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, However, दिस प्रपोजल टू सून डाइड, ये भी प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा है। उसके बाद में 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हैं मोदी जी, जहाँ पे अगेन ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है इंस्टेड ऑफ कोलिजियन सिस्टम एनजेएसी चलेगा। और एनजेएसी में कितने मेंबर्स रहेंगे, 6 मेंबर की कमीशन होगी, जहाँ पे सीजीए होंगे, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट सिटीजन्स। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में 5 मेंबर, एक एमिनेंट सिटीजन। ओके, और मोदी जी गवर्नमेंट में 5 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स वहाँ से होंगे और 2 एमिनेंट 6 मेंबर रहेंगे और 2 एमिनेंट जूरिस्ट रहेंगे। तो 1 मेंबर एक्स्ट्रा दिया गया है मोदी जी के अमेंडमेंट में। ठीक है, बोथ वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमेटी, और ये जो भी मेंबर्स हैं एक्स्ट्रा उसको नॉमिनेट किया जाएगा सीजीआई, द पीएम एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के साथ मिलके होगा। द जजेस इन द पैनल हैज़ अ वीटो पावर फॉर एनी प्रपोजल अपॉइंटमेंट। अगर जजेस को पसंद नहीं आया इनके रिकमेंडेशन, तो वो वीटो कर सकते हैं, वो खारिज कर सकते हैं उनका सिलेक्शन को। ठीक है, बिल तो पास हुआ है, 16 स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रेटिफाई भी किया है, बट ये एनफोर्स भी हो गया था 2015 में। बट प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि हमारे कंट्री में जो भी एक्ट होता है उसको स्क्रूटिनी की जाती है भाई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंटमेंट करने, सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू पावर उनके पास है, वो पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपहोल्डिंग कोलिजियन सिस्टम जो अभी तक चलते आ रहा है सिंस 1947, वही सिस्टम अच्छा है। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो बाहर के लोग आएंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर आएंगे, ये सब हमें पसंद नहीं है। ये इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी जुडिशरी की इंक्रोच की जा रही है, तो हम इसे पूरे को तरह से खारिज करते हैं। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है बोथ द एक्ट। सो अभी फिलहाल इस तरीके से ही है। ठीक है, ये हो गया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात करेंगे अपन, दूसरे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ 2015 में। अगर ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे लेटर सपोज बांग्लादेश है, तो यहाँ पे थोड़े ऐसे एरिया हैं जो इंडियंस रहते हैं और ये हमें चाहिए, उनके थोड़े यहाँ पे रहते हैं बांग्लादेशी, वो इन्हें चाहिए। तो इसे ही बोलेंगे हम इनक्लेव्स, मतलब नथिंग बट ऐसे छोटे छोटे विलेजेस, पॉकेट्स ऑफ पीपल सेग्रीगेटेड, स्कैटर्ड रह रहे हैं, जो कि एक दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, बट वो बॉर्डर में नहीं आ रहे हैं। हमारे बॉर्डर में आ रहे हैं ना उनके बॉर्डर में आ रहे हैं। तो उसके लिए ये अग्रीमेंट किया गया है बाय द बांग्लादेश 2015 में। बॉर्डर इशू चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो बहुत सारे ट्रीटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी की गए थे वहाँ, वो सॉल्व करने के लिए, जैसे कि नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ था 1958 में, स्वर्ण सिंह का अहमद शेख अग्रीमेंट हुआ था 1959 में, फिर लैंड बॉर्डरी अग्रीमेंट हुआ था 1974 में। क्योंकि बट ये इतने अग्रीमेंट होने के बाद में अंडर 1974 अग्रीमेंट 3 डिस्प्यूट्स अराइज हुए थे। पहली बात तो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, कौन कितने एनक्लेव्स डिमांड कर रहा है। सेटलमेंट ऑफ 6.5 किलोमीटर ऑफ नॉन डिमार्केटेड लैंड बॉर्डर, एक ऐसा लैंड बॉर्डर है कि ये 6.5 किलोमीटर ना आपका है ना हमारा है, तो वो किसका है, तो उसको सेटल करना है। एडवर्स पोजीशन ऑफ लैंड, कौन एडवर्सली पोजेस कर रहा है, उसका हक नहीं है तो भी वो पोजेस कर रहा है, वो भी इशू सॉल्व करना था। क्योंकि आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड वर्क होने के बाद में एक जॉइंट बाउंड्री वाटर वर्किंग ग्रुप बनाया गया था अगस्त 2011 में। एक प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल एक साइन किया गया था जहाँ पे जॉइंट बॉर्डर मैप्स रिलीज़ किए गए थे, इमीडिएटली रेटिफाइड भी किया गया था बाय द बांग्लादेश पार्लियामेंट, जो आफ्टर इनिशिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2013 मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट ने वो फेल करने से रुक गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट जब तक तो बदल ही गई थी, ठीक है। उसके बाद में मोदी जी ने फिर से ये लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट को आगे लेके गए हैं और फाइनल पैक्ट हुआ है बांग्लादेश के काउंटर पार्ट शेख हसीना, जो कि बिलव्ड है हमारे लिए। यहाँ पे 41 ईयर जो डील थी वो रुक गई थी, अभी वो आगे इन्फोर्स हो गई और 41 जो भी सालों से आगे नहीं बढ़ रही थी मोदी जी के गवर्नमेंट में, वो आगे बढ़ चुकी है और हम स्वैप करेंगे एनक्लेव्स। ओके, मतलब क्या है, 15,000 जो रेसिडेंट्स है बांग्लादेश में, वो इनसाइड वेस्ट बंगाल, वो इंडिया के कंट्रोल में आ गए हैं, और 111 जो इंडिया के इनक्लेव्स है लोकेटेड डीप इनसाइड बांग्लादेश बिकम सिटीजन ऑफ नाइबरिंग कंट्री। तो ऐसा हो गया है, पार्लियामेंट यूनानिमसली इसको पास करके ये बिल्कुल ये लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट को व्हाट आई से इज दैट सूरज मिल गया है और वो इनपुट्स भी हो गया है, ठीक है। और ये करने के लिए सपोर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 5 स्टेट भी लेना पड़ा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और सब लोग ये देने के लिए इनक्लेव्स, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ विलेजेस और जो भी है वो दिए हैं, वो हो गया है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है 2017 में, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको पता है यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट ईट ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बाहर के और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ये पहले इन्वेस्टेज किया गया था 2002 में बाई वाजपेयी गवर्नमेंट ओनली, बट वहाँ पे वो आगे चला नहीं है और आगे जाके ये ओनली रियलिटी में बदला है 2017 में। ये पहले ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, 101 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 4 बिल रखे थे। ओके, सेंट्रल जीएसटी बिल था, इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल था, जीएसटी कंपेंसेशन बिल था, यूनियन टेरिटरी का भी बिल था। ओके, ये पूरे बिल आने के बाद में अभी हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम बना है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, जो जीएसटी काउंसिल जो भी थी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट दोनों के लोग रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द स्टेट। रिकमेंड करते हैं 4 टायर स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18, 18% ही रहेगा एक्सेप्ट एसेंशियल गुड्स, ओके, सच एज रॉ फूड आइटम, सेलेक्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहाँ पे 0 भी लगाए हैं। ओके, फिर उसके बाद में लग्जरी गुड्स को कुछ और भी था। आफ्टर द पासेज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पास होने के बाद में 15 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया है और प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने असेंट किया था ये बिल को 2016 में, और ए न्यू रिजीम ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हमारी कंट्री में लागू हुआ था बाई अगस्त 8, 2017 से शुरू हो गया था, ठीक है, राइट। उसके बाद में क्या हुआ था, स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को जितना ये पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा ये कमेंट कर रहे हैं कि ओके लेस डेवल्यूशन हो रहा है और स्टेट्स के शेयर कम हो रहे हैं, सेंटर ओके और ये बहुत सारे टैक्सेस जो भी है ना, वो इंक्लूजन ऑफ सेवरल आइटम्स टू द टैक्स लिस्ट, थोड़े इतने आइटम्स इंडेक्स टैक्स लिस्ट में बना दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद से लीवी करने के टैक्सेस ही नहीं बचे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये रूलिंग आई थी कि बहुत सेंट्रल एंड स्टेट्स के पास इक्वल पावर से, साइमल्टेनियस पावर से, यूनिक पावर से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टू मेक लॉस ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रिकमेंडरी इन नेचर है, इसको जरूरी नहीं है कि ये सब स्टेट सुने। It also upheld a Gujarat High Court verdict that the center cannot levy integrated GST on ocean freight from Indian importers। वो बेसिकली जो कोस्टल स्टेट्स है ना, उनको पैसा जाता है, वो लीवी करते हैं वो टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो कोस्टल के ऊपर टैक्स लगाने का जो हक है स्टेट्स को, वो नहीं छीन सकती है, वो गुजरात हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो हक दिया गया है वो टैक्स, वो पूरा अगर चले गया तो ठीक नहीं है, तो थोड़े टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के ही रहेंगे और जितने भी आप यूनिफाइड वे में ला सकते हैं आप ला लीजिए। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सितंबर 2025 में सेंटर ने और भी सिंप्लीफाई किया है, 2 टायर्स ही रखे हैं, टैक्सेशन सिस्टम है 5% या 18%। वेल अल्ट्रा लग्जरी गुड आइटम लाइक 40% तक चले गया है। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, वो अभी 18% में प्लस कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जो कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए है, जनरल कैटेगरी में, जिसमें मैं भी आता हूँ। हमारे जैसे जो भी कैटेगरी में गरीब होते हैं, मैं भी गरीब ही हूँ। ओके, EWS रिजर्वेशन 2019 का आया है। 3 मंथ्स जब लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे 2019 से पहले, 3 महीने पहले ये डिसीजन लिया गया था और ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने ये कहा था कि ये बेसिकली एक
इलेक्शन बेट है, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। बट ये गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ था और 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे सेपरेट 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली इन व्हाट जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे SC ST सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं हो रही है, OBC की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीक है उनको ही ये 10% रिजर्वेशन मिलेगा। उसी का ये अमेंडमेंट है 103 अमेंडमेंट, ठीक है। अपोजिशन MPs ने तो ऑब्वियसली ये कहा था कि ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे, बट वो बिल को विद इन 2 डेज पास भी करके असेंट भी दे दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल भी किया है, नहीं ये AWS रिजर्वेशन सही भी है बाय द देन CGA UU ललित, ओके। और आप देख सकते हैं द कोर्ट रूल दैट रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। जिसी को भी तकलीफ हो, जो भी अप्रेज है, उनको रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ाना एक कॉन्स्टिट्यूशन हक है। इसलिए रिजर्वेशन हम पूरे को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं, हम स्टक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शुड जो भी रिजर्वेशन में हर कोई इंक्लूड होना चाहिए जो कि डिसएडवांटेज होगा, जो वीकर सेक्शन होगा। द मेजॉरिटी हेल्ड दैट इट डिड नॉट वायलेट, ये वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन। सो सुप्रीम कोर्ट की यही बात है यहाँ पे कि जो भी डिसएडवांटेज है, जो भी वीक है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कौन सा भी अगर एफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट लेती है और वो या 50% सीलिंग के खिलाफ हो या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, खिलाफ तो नहीं कहा जाएगा, अगर वो वहाँ पे भी है तो कोई बात नहीं। दैट इज़ व्हाट दी सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड, ओके। सो अभी तक ये जो पहले टर्म में जो भी लिए गए थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में, उसके बारे में बता चुका हूँ। मैं आपको सेकंड टर्म में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे वो मैं आपको बताऊँगा। मेरी टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप और क्लासेस ज्वाइन करिए, यू विल बी बेटर ऑफ इन योर प्रिपरेशन, और हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे हमारा सिलेबस, और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करके हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक दिन मैटर करता है, कैजुअली लेना नहीं है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टॉपर और जो नॉन टॉपर है, जो क्रैक नहीं किया है, वही डिफरेंस होता है कि दैट माइन्यूट डिटेलिंग निटी-ग्रिटीज आर ओनली इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव a nice day. Do join my class at test series, and also if you have any doubts, call to me the number given below in the description. Take care.